Good morning, my dear student. Today we are going to read about 12th history, chapter 4, Through Eyes of Travelers. In this chapter, we have discussed about that Alvarez and their book Kitabul Hind. And we were discussing in my previous video about Ibn Battuta and Rihla. Ibn Battuta, that was the Moroccan travelers. As you know, if you will see my previous video, then you have clear cut information about these travelers कि तंजीर में पैदा हुआ, मोरक्को अफ्रीका के कॉन्टिनेंट्स में मोरक्को एक देश में पैदा हुआ, एक शिक्षित परिवार में अच्छी जानकारी लिया इस्लामिक ट्रेडिशंस में, लॉ में, शरीयत में, और फिर वहाँ से किताबों में लिखी हुई जानकारी की जगह यात्रा से गेन की गई नॉलेज को ज़्यादा अच्छा मानता था। इसलिए उसने दूर दराज के क्षेत्रों में लंबी यात्राएं की। मक्का गया, मक्का से वो आगे बढ़ा और फिर अफ्रीकी कोस्ट के सीरिया, इराक से होते हुए अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न कोस्ट को टच करते हुए 1333 में भारत पहुंचा, जहाँ पे उसने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुन रखा था कि वो विद्या का संरक्षक है, वो उनका सम्मान करता है जो विद्वान है। इसलिए वो मुल्तान होते हुए उच्च के रास्ते दिल्ली पहुंचा लैंड रूट से, और वो मोहम्मद बिन तुगलक से मिलता है। मोहम्मद बिन तुगलक से मिल करके मोहम्मद बिन तुगलक भी उससे प्रभावित होता है, उसकी विद्वता से प्रभावित होता है और उसे दिल्ली का नगर काजी नियुक्त कर देता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। इब्न बतूता के ऊपर कुछ करप्शन का आरोप लगता है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। इब्न बतूता थोड़े दिनों के बाद जेल से छूटता है और उसकी नई पोस्टिंग कर दी जाती है चीन के लिए। यहीं से हम आपको फिर एक बार ले चलते हैं चीन। उसे अपनी चीन की यात्रा के क्रम में वो कहाँ कहाँ यात्रा करता है, इन चीज़ों को देखिए। कहता है विद द न्यू असाइनमेंट इब्न बतूता प्रोसीडेड टू द मालाबार कोस्ट थ्रू सेंट्रल इंडिया। फ्रॉम मालाबार he went to Maldives, where he stayed for 18 months as a Qazi, but the eventually decided to proceed to Sri Lanka. कहता है कि अपने न्यू असाइनमेंट में इब्न बतूता ने जो मालाबार मध्य इंडिया, सेंट्रल इंडिया से होते हुए मालाबार की यात्रा की, मालाबार पहुंचा। फ्रॉम मालाबार ही वेंट टू मालदीव, मालाबार से मालदीव पहुंचा। मालदीव आइलैंड, मालदीव सिचुएटेड इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। आप देखेंगे तो अरेबियन सी में वो छोटे छोटे द्वीपों में रूप में मालदीव दिखाई देगा। मालदीव पहुंचा, वेयर इज स्टेट 18 मंथ, जहाँ वो 18 महीने रुका और फिर काजी के रूप में काम किया। बट इवेंचुअली डिसाइडेड टू प्रोसीड श्रीलंका, फिर लेकिन उसने निर्णय किया कि उसे श्रीलंका वापस लौटना है। ही देन वेंट बैक वंस मोर द मालाबार कोस्ट एंड द मालदीव। एक बार फिर वो मालाबार तट तथा मालदीव गया और चीन जाने के लिए अपने कार्य को दोबारा शुरू करने के पहले वो बंगाल और असम की यात्रा की। वह जहाज से सुमात्रा गया और सुमात्रा से एक अन्य जहाज से वो चीनी बंदरगाह जैतून पहुंचा। एक बिफोर resuming his mission of China, visited the Bengal and Assam as well. He took two ships of Sumatra and from the another ship for the Chinese port town of the Jaitun known as the Guangzhou. He traveled extensively in China, going as far Beijing, but did not stay long, deciding to return home in 1347. वो चाइना पहुंचा, लेकिन वो बीजिंग में ज़्यादा दिन तक नहीं रुक सका। बीजिंग की जलवायु उसके अनुकूल नहीं थी, बीमार होने लगा। उसने डिसाइड किया कि वो अपने देश लौट जाएगा। 1347 में वो अपने देश की तरफ प्रस्थान किया। भारत में उसके किए जा रहा कार्य, भारत में जो उसने किताबें लिखी, अपने भारत में जो उसने संस्मरण अपने कलेक्ट किए, इसको अपने देश मोरक्को जाके लिखा रिहला के रूप में। वो उसकी रिहला उसके पूर्व आने वाले एक राइटर्स, एक ट्रेवलर्स मार्को पोलो के द्वारा लिखी गई किताब से कंपेयर करके भारतीय स्टडी, भारतीय सोशल, भारतीय जो संस्कृति थी, सभ्यता थी तत्कालीन समय की, समझने में महत्वपूर्ण रोल निभाता है। इन चीज़ों को
हमने इसके बारे में पढ़ा। आइए देखते हैं। कहता है कि द लोनली ट्रेवलर्स, एकाकी, लोनली ट्रेवलर्स मतलब अकेले यात्रा करने वाला यात्री। कहता है रॉबर्स वर नॉट ओनली हैजार्ड अ लॉन्ग जर्नी। अपनी इस यात्रा क्रम में वो उन चीज़ों का भी उल्लेख करता है कि उसे कितने तरह डाकुओं का भी सामना करना पड़ा, यात्रा उसकी काफ़ी दुर्गम रही और उस समय बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा भारत में। इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। कहता है रॉबर्स वर नॉट द ओनली हैजार्ड ऑन लॉन्ग जर्नी, द ट्रेवलर्स कुड फील द होम सिक्स or fall ill. Here is an expert from the Rihla. I was attacked by the fever and I actually tied myself on the saddle with a turban clause in case I should fall off by reason of my weakness. So at last we reached the town of Tunis and the townsfolk came out to welcome the Sheikh and the son of the Qazi. On all sides, they came forward with the greeting and the questioning to the another, but not you say a word of the greeting to me, since there was none of them I knew. I felt so sad at heart on account of my loneliness that I could not the restrain in the tears that streets of my eyes, and wept bitterly. But one of the pilgrims, realizing the causes of my distress, came up to me with greetings. अपनी इस यात्रा में वो उन कठिनाइयों का वर्णन करता है जो एक यात्री, एक तीर्थयात्री या एक फॉरेन ट्रेवलर्स या एक यात्री महसूस करता था। वो कहता है कि लंबी यात्राओं में केवल एकमात्र संकट रॉबर्स ही नहीं थे, ये डकैत, ये लुटेरे ही नहीं थे, बल्कि लोगों के दिल में अपने घर के लिए पहुंचना, होम सिकनेस और रास्तों में बीमार हो जाना एक बड़ी समस्या थी। वो रिहला में लिखी गई एक बात से इसको एक्सप्रेस करना चाहता है। रिहला में इसका उदाहरण देता है। कहता है कि एक बार जब मैं यात्रा कर रहा था तो मुझे बुखार हो गया, मैं बीमार हो गया और मैंने अपने आप को कमजोरी के कारण गिरने से बचाने के लिए पगड़ी को कपड़े की जीन से बांध लिया। अंततः हम ट्यूनिस शहर पहुंचे। यहाँ के निवासी शेख और काजी के पुत्र का स्वागत करने के लिए बाहर आए। वे हर ओर एक दूसरे के लिए अभिवादन और प्रश्नों के साथ आगे आए, लेकिन उनमें से किसी ने भी मेरा अभिवादन नहीं किया, क्योंकि वहाँ कोई भी ऐसा नहीं था जिससे मेरा परिचय हो। मैं किसी को नहीं जानता था। वहाँ किसी ने मेरा स्वागत नहीं किया और लोगों के स्वागत के लिए लोग बाहर आए, लोगों का सम्मान किया, लेकिन मुझे किसी ने नहीं पूछा। अपने इस लोनलीनेस, एकाकीपन से मैं इतना उदास हुआ कि अपनी आंखों में आए हुए आंसुओं को रोक नहीं सका। मैं बहुत रोया, पर एक तीर्थयात्री जो मेरे साथ था उसने मेरी इस व्यथा को जानने का प्रयास किया, मेरे दुख को जानने का प्रयास किया, मेरी इस कुंठा के कारण जानकर वो मेरे पास आया और उसने मेरा अभिवादन किया। उसने मुझे खुश करने के लिए मेरा अभिवादन किया। मतलब वो अपनी पूरी चीज़ों को व्याख्यायित कर रहा है, बता रहा है। अब आप इस मैप में अगर इन चित्रों को देखें, इस मैप के आकार को देखें, इस मैप में आपको एक पूरा ट्रेड रूट दिख रहा है, लैंड रूट दिख रही है, जो आपको इंडिया तक या दिल्ली तक जोड़ने का काम करती है। देखिए दिल्ली, हाँसी से आप जाएंगे तो अबोर और वहाँ से मुल्तान, फिर आप खैबर पख्तूनख्वा प्रांत को क्रॉस करते हुए, खैबर दर्रे को क्रॉस करते हुए, हिंदुकुश की पहाड़ियों को क्रॉस करते हुए आप आगे ईरान की तरफ यात्रा करें। तो एक पूरा रास्ता लैंड रूट्स के बारे में आप कर रहा है। आगे लिखता है अलबरूनी कि जब वो इसके बाद पहुंचा यात्रा के क्रम में ही, तो
कहता है कि ट्रेवलिंग वाज आल्सो मोर इंश्योर। इब्न बतूता वाज अटैक्ड बाय बैंड ऑफ रॉबर्स सेवरल टाइम्स। यात्रा करना कहता है अधिक असुरक्षित था। इब्न बतूता ने कई बार डाकुओं के समूह के द्वारा किए गए आक्रमण झेले थे। इसका वो उल्लेख करता है। एक्सप्लेन दैट आई हैव फेस्ड वेरियस टाइम ऑफ डिफिकल्टीज फॉर द बारबेरियंस व्हेन ही अटैक्ड ऑन अस ड्यूरिंग ट्रेवल। In fact, he preferred traveling in the caravan along with the companion, but this did not deter the highway robbers. कहता है कि यहाँ तक कि वो अपने साथियों के साथ कारवां में चलना पसंद करता था, पर इससे भी राजमार्गों की लुटेरों को रोका नहीं जा सकता। कहता है कि भले ही कारवां में चले लेकिन लुटेरों से बच के चलना बड़ा मुश्किल है। मुल्तान से दिल्ली की यात्रा के दौरान उसके इस कारवां पे कई बार बारबेरियस अटैक हुए, हमला हुआ। उसके कई साथी यात्रियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। जो जीवित बचे उस पर इब्न बतूता भी शामिल था, जो बुरी तरह से घायल था। मतलब दिल्ली पहुंचने के क्रम में उसे काफ़ी समस्याओं को झेलना पड़ा। एक लंबी दिक्कत उसको आई और इस समस्या से निपटने के लिए वो कहता है कि हमें प्रेफर करना चाहिए कारवां को, हमें प्रेफर करना चाहिए उस यात्रा को जो मार्ग सबसे सूटेबल और अच्छा माना जाए, ग्रुप के साथ चलकर। लेकिन ग्रुप के साथ चलना भी सुरक्षित नहीं था, क्योंकि वो खुद लिखता है अपने बुक रियला में कि जब मैं भारत की तरफ प्रस्थान कर रहा था मुल्तान से, तो मुझे हमारे कारवां के कई सारे लोगों को लुटेरों के आक्रमण का सामना करना पड़ा। लुटेरों ने कई लोगों की हत्याएं कर दी, मेरे ऊपर भी हमला हुआ, मैं घायल हो गया, लेकिन मैं सुरक्षित रहा। मैं भाग्यशाली रहा कि मैं दिल्ली घायल अवस्था में पहुंच सका। इस तरीके से रियला में इब्न बतूता ये कह रहा है कि उस समय जो रूट थी वो सुरक्षित नहीं थी, ट्रेडर्स के लिए एक समस्या थी। लैंड रूट खतरनाक था, राजा उस पर अपनी सुरक्षा प्रॉपरली जो प्रोटेक्शन फैसिलिटी थी वो उपलब्ध नहीं करा पा रहा। इसका भी उल्लेख वो अपनी बुक में करता है, अपने साथ घटी घटनाओं के साथ करता है। नेक्स्ट टॉपिक है 2.2 द एंजॉयमेंट ऑफ द क्यूरियोसिटीज। इस टॉपिक को देखिए। कहता है एज वी हैव सीन द इब्न बतूता वाज एन द इनवर्ड ट्रेवलर हु स्पेंट द सेवरल ईयर्स ट्रेवलिंग through North Africa, West Asia and part of Central Asia. He may even have visited Russia, the Indian subcontinent and China before returning to his native land. Morocco, when he returned, the local rulers issued the instructions that his stories be recorded. कहता जैसा कि हम लोग बात कर चुके हैं कि इब्न बतूता एक लंबे यात्रा क्रम में कई देशों की यात्राएं की। कहता अपनी यात्रा में उसने नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट एशिया एंड पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया, ही मे इवन हैव विजिटेड रसिया। कहता है कि कुछ भाग हो सकता है वो रूस भी गया हो, भारतीय उपमहाद्वीप में चीन की यात्रा की थी, वापस आया और स्थानीय शासक के निर्देश दिए, उसकी कहानियों को दर्ज किया। उसने बताया कि जो चीज़ें उसने देखा उसको क्या किया जाए, रिकॉर्डेड किया जाए। व्हेन ही रिटर्न द लोकल रूलर्स इश्यूड टू व्हाट इंस्ट्रक्शन दैट हिज स्टोरीज भी रिकॉर्डेड, उसकी बात को रिकॉर्ड कर ली जाए। अब आपके बुक में सोर्स 3 देखते हैं। सोर्स 3 में क्या लिखता है इब्न बतूता? एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट। 13th-14th सेंचुरी में भारत के लोगों की शिक्षा व्यवस्था कैसी थी और वहाँ पे एंटरटेनमेंट कैसे करते थे, इन बातों को इस सोर्स में आपको समझने में मदद मिलेगी। आप हियर आई वांट टू क्लियरिफाई दैट सोर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव यू इंफॉर्मेशन अबाउट particular time period when the travelers visited India and what they wrote। वो क्या लिख रहे हैं, किस समय भारत आए
उन चीज़ों को सोर्स के माध्यम से अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया गया है। तो सोर्स के जो इन्फॉर्मेशन है उनको भी समझिए और अपने आंसर को लिखने में एक प्रॉपर वे अपनाइए, इससे आपका आंसर प्रॉपरली एकदम क्लियर फॉर्म में आएगा। कहता है दिस इज व्हाट इब्न जजिया who was deputed to write what Ibn Battuta dictated said his introduction. A gracious direction was transmitted by the ruler that Ibn Battuta should dictate an account of the cities which he had seen in the travel and of the interesting events which had clung to the memory, and that he should speak of those whom he had met, of the rulers of the countries, of their distinguished men of learning, and their pious saints. Accordingly, he dictated upon these subjects the narrative which gave entertainment to the mind and delight to the ears and eyes. What the variety of the curious particular by the expositions of which he gave the definitions and of the marvelous things by the referring to which he aroused the interest. कहता है इब्न जुजाई या इब्न जज़िया जिसे इब्न बतूता के जो इब्न बतूता के डिक्टेटेड थे, जो श्रुतिलेख थे, उनको लिखने का कार्यभार सौंपा गया था। वो अपनी प्रस्तावना में लिखता है कि राजा के द्वारा, कहता है अग्रेसियस डायरेक्शन वाज ट्रांसमिटेड बाय द रूलर, कहता है राजा के द्वारा एक शालीन निर्देश दिया गया कि वे इब्न बतूता अपनी यात्रा में देखे गए शहरों का, अपनी स्मृति में बैठ गई रोचक घटनाओं का एक वृतांत लिखवाएं और साथ ही विभिन्न देशों के शासकों में से जिससे वो मिले, उनके महान साहित्यकारों के तथा उनके धर्मनिष्ठ संतों के विषय में बताएं और उसके अनुसार उन्होंने उन सभी विषयों पर एक कथानक लिखवाए जो उनके मन मस्तिष्क में है, मनोरंजन तथा कान और आँख को प्रसन्नता दी। उन बातों को भी नोट डाउन करवाएं जो उन्हें आनंद दिया। वे किन लोगों से मिले, किन संतों से मिले, किन धर्माचार्यों से मिले, किस राजाओं से मिले, क्या देखा, ये सारी चीज़ें अपनी घटना, अपनी यात्रा वृत्तांत में जो चीज़ देखा उनको वो क्या करें, नोट डाउन करवाएं, लिखवाएं और फिर उसके अनुसार सभी विषयों पर एक कथानक लिखवाएं, एक लर्निंग पायस सेंस अकॉर्डिंग टू ही डिक्टेटेड अपॉन दीज सब्जेक्ट्स और नरेटिव which gave entertainment to the mind and delight to the ears and eyes with the variety of the particulars by the exposition of which he gave the edifications and the marvelous things. कहता है कि तदनुसार उन्होंने जो जिस विषय पे कथानक लिखवाए जो उनकी आँखों को, उनके मन को, उनके मस्तिष्क को एक आनंद प्रदान किया, प्रसन्नता दी। साथ ही उन्होंने कई प्रकार के असाधारण विवरण जिनके प्रतिपादन से लाभप्रद उपदेश मिलते हों दिए तथा असाधारण चीज़ों के बारे में बताया जिनके संदर्भ में लोगों की क्यूरियोसिटी जगी, लोगों का इंटरेस्ट जगा। अपने यात्रा विवरण के सभी चीज़ों को उनको बड़े ही विस्तार से लिखवाया और अल जुजाई जो उसको लिखता है इस बात का उल्लेख कर रहा है। फिर कहता है इन द फुट स्टेप ऑफ इब्न बतूता के पद चिन्हों पे क्या चीज़ है, फुट स्टेप क्या है। कह रहा है इन द सेंचुरीज बिटवीन 1400 एंड 1800 विजिटर्स टू इंडिया रोट ए नंबर ऑफ द ट्रेवलांस इन द पर्सियन। एट द सेम टाइम Indian visitors to Central Asia, Iran and the Ottoman Empire also the sometimes wrote
about their experience. These writers followed in the footsteps of Al-Biruni and Ibn Battuta and had sometimes read these earlier authors. Among the best known of these writers were Abdul Razzaq Samarkandi, who visited South India in the 1440s, the Muhammad Wali Balkhi, who travelled very widely in the 1620s, and the Sheikh Al-Hazin, who came to North India in the 1740s. Some of these authors were fascinated by India, and one of them, Mahmud Balkhi, even became a sort of the sannyasi for a time. Others, such as a Hazid, were disappointed and even disgusted with India, where they expected to receive or read chapter that treatment. Most of them saw India as a land of wonder. कहता है इब्न बतूता इन द फुटप्रिंट ऑफ इब्न बतूता के फुटप्रिंट्स के आधार पे भारत में और भी विदेशी यात्री आए, फॉरेन ट्रेवलर्स आए, जिन्होंने भारत के बारे में लिखा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। कुछ फॉरेन ट्रेवलर्स के नाम यहाँ काउंट करा रहा है जो 14 to 1800 सी के बीच आए, 14 to 1800 ईस्वी के बीच आए भारत। कहता है 14 से 1800 के बीच भारत आए यात्रियों ने फारसी में कई यात्रा वृत्तांत लिखे, कई फॉरेन ट्रेवलर्स अकाउंट लिखे। उसी समय भारत से मध्य एशिया, मिडिल ईस्ट, ईरान, पर्सिया, ऑटोमन साम्राज्य की यात्रा करने वालों ने कभी कभी अपने अनुभव लिखे। इन लेखकों ने अल-बिरूनी और इब्न बतूता के पदचिन्हों का अनुसरण किया। उनमें से कुछ ने पूर्ववर्ती लेखों को पढ़ा भी था। उन्होंने वही शैली अपनाई। इस शैली में ये दोनों ऑथर्स अपनी बुक को लिखे थे। इनमें सबसे प्रसिद्ध लेखकों में अब्दुल रज्जाक समरकंदी, जिसे 1440 के दशक में दक्षिण भारत की यात्रा की। अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा की थी। देवराय के समय विजयनगर पहुंचा था अब्दुल रज्जाक, देवराय द्वितीय के समय। अब्दुल रज्जाक समरकंदी, जिसने 1440s के दशक में दक्षिण भारत की यात्रा की थी। महमूद वली बल्खी, जिसने 1620 के दशक में यात्रा की, जो अपने यात्रा के व्यापक रूप से यात्राओं के बारे में लिखता है। शेख अली हाजिन, जो 1740 में यात्रा की और उत्तर भारत आया, एक लंबे क्षेत्र में शामिल उसने यात्रा था। इनमें से कुछ लेखक भारत से इतने प्रभावित हुए, इतने ज़्यादा सम्मोहित हुए कि वो यहीं की संस्कृति में रच बस गए। यहाँ तक उसमें से महमूद बल्खी तो कुछ समय के लिए सन्यासी भी बन गया, और कुछ अन्य जैसे कि हाजिन भारत से निराश हुए और यहाँ तक कि भारत से घृणा करने लगे। वे भारत में अपने लिए एक उत्सवी स्वागत की आशा करते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसलिए भारत से बड़े निराश हुए और घृणा भी करने लगे। उनमें से अधिकांश ने भारत को क्या कहा, अचंभों वाला देश कहा, आश्चर्यचकित करने वाला देश कहा, वंडरलैंड ऑफ कहा। मोस्ट ऑफ देम सा इंडिया एज ए लैंड ऑफ वंडर्स। भारत एक लैंड ऑफ वंडर है, लोगों को आश्चर्य करने वाला देश है। तो इसमें 3-4 बातों का उल्लेख कर रहा है। कह रहा है कि भारत में जो उसके बाद शासक आए, भारत में जो उसके बाद फॉरेन ट्रेवलर्स आए, उन लोगों ने उन लोगों ने अल-बिरूनी और इब्न बतूता के किए गए कार्यों, उनके फुटप्रिंट्स को अपनाया, कार्य करने के तरीके को अपनाया। उन्होंने किस तरह से किताबें लिखी, अपनी बातों को किस तरह से एक्सप्लेन किया, इस तौर तरीकों को अपनाया। कह रहा उसमें से 1440s में मोहम्मद वली बल्खी आए। मोहम्मद वली बल्खी भारतीय संस्कृति से इतने प्रभावित हुए कि कुछ समय के लिए साउथ इंडिया की यात्रा करने के दौरान वो सन्यासी बन गए और भारत के बारे में उन्होंने
भारत की संस्कृति के बारे में उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में खूब अच्छे से वर्णन किया। कहता है शेख अल हाजिन 1720 में आए। शेख अल हाजिन भारत से तो बड़े निराश हुए, क्योंकि उनको ऐसी आशा थी कि भारत में उनका खूब सम्मान और स्वागत किया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसलिए वो घृणा करने लगे भारत के लोगों से। भारतीय जो चीज़ें थी उसको उन्होंने सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया, और उसमें से 1740s के बाद भी कुछ फॉरेन ट्रेवलर्स ने भारत की यात्रा की। अब्दुल रज़्ज़ाक की बात करता है, 1440s में भारत अब्दुल रज़्ज़ाक भारत आया, विजयनगर साम्राज्य किया, और विजयनगर के बारे में विस्तार से लिखता है। अब्दुल रज़्ज़ाक भारतीय इतिहास के बारे में, विजयनगर के बारे में जो वर्णन दिया, विजयनगर शहर के बारे में जो वहाँ के दशहरे मेले का जो उल्लेख करता है, वो अविस्मरणीय है। वो कहता है विजयनगर जो है वो दुनिया में इससे बड़ा शहर और कहीं नहीं है, इसका उल्लेख करता है। ये अपने में यूनिक थी, महत्वपूर्ण थी। तो इन चीज़ों को आप इस बेस पे समझने का प्रयास करिए, इन सोर्स के आधार पर समझने का प्रयास करिए, और फिर बात की राइटर्स ऑथर्स उसका कैसे प्रयोग कर रहे हैं, इन चीज़ों को समझिए। नेक्स्ट में आप देखेंगे तो एन 18th सेंचुरी पेंटिंग्स डिपिकेटिंग ट्रेवलर्स गैदर अराउंड ए कैंप फायर। कह रहा है एक पेंटिंग्स है, वहाँ पर ट्रेवलर्स इकट्ठा हुए हैं, जाड़े का महीना है, विंटर सीजन है, आग के चारों तरफ वो बैठे हुए हैं। पेंटिंग से ही दिखा रहा है, 18th सेंचुरी का है। अब थर्ड राइटर्स के बारे में बात करेंगे, फ्रैंकोइस बर्नियर के बारे में। ये भारत में 17th सेंचुरी में आ रहा है। भारत का पूरा इतिहास लगभग धीरे धीरे बदल रहा था। सल्तनत काल के बाद भारत में जो सत्ता स्थापित हुई, वो सत्ता थी मुगलों की। भारत में पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत के फर्स्ट वार के बाद मुगल अपने को स्थापित कर चुके थे। बाबर वाज फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी इन 1526 एडी। 16वीं सदी में भारत में मुगलों की सत्ता स्थापित हो चुकी थी। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के रूप में भारत में मुगलों को एक से एक शासक मिले, पावरफुल, शक्तिशाली, महान शासक। और उन्हीं के शासनकाल में, उन्हीं में से एक शाहजहां के शासनकाल में फ्रैंकोइस बर्नियर ने भारत की यात्रा की। भारत के बारे में उसने क्या लिखा अपने पुस्तक ट्रेवल इन द मुगल कोर्ट में, किस तरीके से वो एक्सप्लेन करता है, इन चीज़ों को हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। कहता है फ्रैंकोइस बर्नियर अ डॉक्टर विद डिफरेंस। Once the Portuguese arrived in India in about 1500, a number of the road details account regarding Indian social customs and the religious practices. Few of them, such as the Jesuit Roberto Nobili, even translated Indian text into European language. Among the best known of the Portuguese writers is Duarte Barbosa, who wrote the details account of the trade and society in South India. Later, after 1600, we find a growing number of Dutch, English and French travelers coming to India. One to the most famous was the French travelers Jean-Baptiste Tavernier, who traveled to India at least 6 times. Jean-Baptiste Tavernier was a jeweler. He was particularly fascinated with the trading condition in India and compared India to Iran and Ottoman Empire. Some of these travelers, like the Italian doctors Manucci, never returned to Europe and settled down in India. Francois Bernier, a Frenchman, was a doctor, political philosopher, and historian. Like many others, he came to the Mughal Empire in the search of the opportunities. He was in India for 12 years, from 1656 to 1668.
and was closely associated with the Mughal court as the physician and the Prince Dara Shikoh, the eldest son of Emperor Shah Jahan, and later as an intellectual, the scientist that Danishmand Khan and the American Nobel at the Mughal court. Dear student, we will read about Francois Bernier, was doctor, was intellectual person. When he visited India, in India, that was Mughal regime. Mughal ruled on whole India. He was appointed as a doctor of Dara Shikoh, the Emperor Shah Jahan's son, and he also gave their services the southern part of India, Bahmani dynasties, and Gujarat also. गुजरात और यहाँ की दोनों जगहों में सेवाएं देने के बाद वो यहाँ पहुँचा. हम आज के लिए इतना ही, एक इंट्रोडक्शन सेशन फ्रैंकोइस बर्नियर के बारे में. नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रैंकोइस बर्नियर को डिटेल करेंगे, पढ़ेंगे. सो गुड बाय एंड टेक केयर.